नमस्कार बच्चों, हम अपने पाठ्य पुस्तक वितान भाग 2 का अध्ययन कर रहे हैं। इस पाठ्य पुस्तक में आनंद यादव द्वारा लिखित जूझ उपन्यास अंश पढ़ रहे हैं। इस उपन्यास के लिखने पर आनंद यादव को 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो जो अंश हम पढ़ रहे हैं ये एक उपन्यास का अंश है और इस उपन्यास को लिखने में लेखक आनंद यादव को साहित्य अकादमी, जो हिंदी के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ सम्मान माना जाता है, मिला था। तो जैसा कि इस उपन्यास का शीर्षक है जूझ, हमने देखा कि लेखक किस प्रकार संघर्ष करते हैं, बचपन में किस प्रकार उन्होंने संघर्ष करके अपना जो स्थान प्राप्त किया उसके लिए क्या क्या संघर्ष किया। तो मैंने कल भी आपको बताया था कि शुरू में अपने पिता से संघर्ष किया विद्यालय जाने के लिए, फिर विद्यालय के शरारती बच्चों से संघर्ष किया, साथ साथ काम भी करते थे सुबह शाम खेतों में, तो खेतों में संघर्ष किया। फिर धीरे धीरे इनकी रुचि पढ़ने में हुई तो गणित के सवालों से संघर्ष किया। और फिर अब पढ़ेंगे कि ये इनके हिंदी के अध्यापक थे, मराठी के, हिंदी के नहीं सॉरी, मराठी भाषा के अध्यापक थे सौंदलगेकर। तो उनसे इन्होंने कविता करना सीखा। वे भी कवि थे, बहुत से कवियों को जानते थे। तो कोई भी कविता का वे वाचन करते तो सस्वर वाचन, लय ताल गति के साथ करते। तो इनसे लेखक को बड़ा आनंद प्राप्त होता और लेखक एकाग्र होकर के उसके कविता वाचन सुनते थे। अब देखो थोड़ा आगे पढ़ लेते हैं। मास्टर स्वयं कविता करते थे। तो यहाँ पर कौन से मास्टर की बात हो रही है? जो इनके मराठी भाषा के शिक्षक थे सौंदलगेकर, उनकी बात हो रही है। तो ये स्वयं शिक्षक थे, सॉरी शिक्षक नहीं, कवि थे, सॉरी शिक्षक तो थे ही, मराठी भाषा के शिक्षक थे, लेकिन शिक्षक होने के साथ साथ ये कवि भी थे। देखो यहाँ पर थोड़ा पहले पढ़ा है कि इन्होंने कविता रचना की और उस कविता को अध्यापक महोदय ने छठी सातवीं कक्षा के, ये लेखक कौन सी कक्षा में थे? 5वीं में, लेकिन छठी सातवीं कक्षा के सभी लड़कों के सामने उस कविता को गवाया लेखक से। फिर पाठशाला में एक समारोह हुआ तो समारोह में भी उस कविता को गवाया। इस कारण मुझे लगा कि मेरे कुछ नए पंख निकल आए हैं। तो मतलब पंख निकल मतलब है कि मैं कुछ स्पेशल हो गया हूँ, विशेष हो गया हूँ, मेरे में कुछ विशेष योग्यता हो गई है। तो आत्मविश्वास लेखक में आने लगा कि स्वयं ही कविता रचना की, उस कविता को बड़े बच्चों के सामने गाया, विद्यालय के समारोह में भी उस कविता को उस अध्यापक महोदय ने गवाया। तो लेखक को लगने लगा कि मैं कविता रचना कर सकता हूँ। ये विश्वास, ये आत्मविश्वास लेखक में आ गया। अब देखो आगे। मास्टर स्वयं कविता करते थे। अनेक मराठी कवियों के काव्य संग्रह उनके घर में थे। वे उन कवियों के चरित्र और उनके संस्मरण बताया करते थे। देखो, चरित्र और संस्मरण की, बहुत से कवियों को जानते थे, स्वयं भी कवि थे और बहुत से कवियों को जानते थे। बहुत से कवियों की काव्य संग्रह, उनके कविताओं के संग्रह भी उस कवि मास्टर सौंदलगेकर के पास थे। तो वे उनके चरित्र यानी उनके जीवन के बारे में कि वे किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, उनका आचार व्यवहार किस प्रकार का है, और उनके संस्मरण उनसे जुड़ी हुई घटनाओं का कक्षा में सभी बच्चों को बताया करते थे कि मैं इस कवि से मिला था तो ये घटना हुई थी, वे इस प्रकार की बातें करते हैं, इस प्रकार की उन्होंने कविता रचना की है। तो जो कविता पढ़ाते उस कविता से, जो कवि थे उस कवि के जीवन चरित्र और उनसे जुड़े हुए संस्मरणों को सुनाते। तो इससे क्या हुआ कि जो बच्चे हैं उनका उस कविता के पढ़ने में, सुनने में ज़्यादा मन लगने लगा। इसके कारण ये कवि लोग मुझे आदमी ही लगने लगे थे। देखो, पहले बच्चा था, ये मानता था कि जो कविता करते हैं, जो कवि होते हैं, वे कोई विशेष व्यक्ति होते हैं, उनके कोई विशेषता होती है, जो सामान्य आदमी से वे हटके होते हैं। लेकिन जब इनके मराठी भाषा के शिक्षक सौंदलगेकर ने इन्हें बताया कि इनसे मैं मिला था, ये इस प्रकार के व्यक्ति हैं, मैं इनके घर गया, यहाँ पर हमारी मुलाकात हुई, तो उनसे जुड़े हुए संस्मरण, कोई घटनाएं बताते,
तो लेखक को लगने लगा कि अरे कविता रचना तो आदमी ही करते हैं, कोई विशेष बात नहीं है कि कविता रचने वाला कोई विशेष व्यक्ति होता है, सामान्य आदमी होता है वही कविता रचना कर सकता है। खुद सौंदलगेकर मास्टर, जो मराठी भाषा के मास्टर थे, कवि थे, इसलिए ये विश्वास हुआ कि कवि भी अपने जैसा ही एक हाडमास का, क्रोध लोभ का मनुष्य ही होता है। अब देखो यहाँ पर एक चित्र दे रखा है, तो यहाँ पर जो बच्चा है ये आनंद यादव है, लेखक महोदय हैं, और ये भैंस है। तो भैंस को चराते हुए भैंस के पीठ पर, कमर पर, भैंस के ऊपर ही कोई खुरदरे पत्थर से या कोई लकड़ी से और कविता रचना करने देता। मन में कोई तुकबंदी आई, कोई 2 पंक्ति आई, कोई एक पंक्ति दिमाग में आई, तो वह पंक्ति बाद में याद न रहे, इसलिए उसको कहीं पर लिख देते थे। तो लिखने का कोई स्थान और नहीं मिलता तो भैंस की पीठ पर ही लिख देते थे, और फिर जो 2-3 बार 4 बार उसको पढ़ लेते तो वह कंठस्थ हो जाती, तो उसको वहाँ से मिटा देते थे। तो इस प्रकार देखो कितना संघर्ष करते हुए उन्होंने कविता रचना शुरू की। हम देखो और आगे है। इसलिए ये विश्वास हुआ, लेखक को क्या विश्वास हुआ कि कवि भी अपने जैसा ही एक हाडमास का, क्रोध लोभ का मनुष्य होता है। तो ये विश्वास कब हुआ? जब इनके मराठी भाषा के शिक्षक सौंदलगेकर ने बताया कि मैं इन कवियों से मिला हूँ, उन कवियों से जुड़े हुए किस्से बताए, कहानियाँ बताई, कोई घटनाएं बताई, तो लेखक को लगने लगा कि ये कवि भी आदमी होते हैं और वे भी अपने जैसे ही हार्ड मास के होते हैं। उनमें भी क्रोध होता है, लोभ होता है, लालच होता है, उनको भी गुस्सा आता है। तो उनसे जुड़े हुए कोई घटनाएं बताई, तो उन घटनाओं के मन मिला कि उसको भी क्रोध आता है भाई। कोई वो भी लालची हैं, कोई लालच करते हैं कि किसी से और प्रेम करते हैं कि अपनत्व, वात्सल्य, ये सब जो अनेक उन कवियों में भाव थे, रस थे, वे सभी उनके भाव, रस, मनोभाव, ये सब उस मराठी भाषा के शिक्षक सौंदलगेकर के माध्यम से लेखक तक पहुंचने लगे। तो लेखक को विश्वास हो गया कि कवि एक सामान्य व्यक्ति की तरह ही होता है, जिनमें सारे गुण अवगुण होते हैं। मुझे भी लगा कि मैं भी कविता कर सकता हूँ। मास्टर के दरवाजे, जो है ना सौंदलगेकर, उन मास्टर के दरवाजे पर छाई हुई मालती की बेल पर मास्टर ने एक कविता लिखी थी। वह कविता और वह लता बेल मैंने दोनों ही देखी थी। इसके कारण मुझे लगता था कि अपने आसपास, अपने गांव में, अपने खेतों में कितने ही ऐसे दृश्य हैं जिन पर मैं कविता बना सकता हूँ। अब देखो, जो मराठी भाषा के शिक्षक थे सौंदलगेकर, उनके घर के दरवाजे पर एक मालती की बेल लगी हुई थी। अब चूंकि सौंदलगेकर कवि थे तो उस मालती की बेल पर ही मास्टर साहब ने एक कविता की रचना की। अब आनंद यादव ने वह कविता भी देखी, पढ़ी, और उस बेल को भी देखा। तो जिस प्रकार की कविता की और जिस प्रकार का दृश्य देखा, तो लेखक को लगा ये तो छोटी सी बात है, साधारण बात है, जो देख रहे हैं उसी तुक लय के माध्यम से छंद अलंकारों का प्रयोग करते हुए कविता की है लेखक मास्टर साहब ने। तो ऐसी तो मैं भी बहुत से प्राकृतिक दृश्य, दिन में कितने ही दृश्य देखता हूँ, खेतों में और कहीं गाँव में गायों को, भैंसों को, ढोर को चराते हुए बहुत से ऐसे दृश्य हैं जिन पर मैं भी कविता रचना कर सकता हूँ। देखो, पहले लगता था कि कवि रचना करने वाले कोई सामान्य व्यक्ति नहीं होते हैं, लेकिन जब ये विश्वास हुआ कि कविता रचना करने वाले भी, कवि भी एक साधारण सामान्य इंसान ही होते हैं, तो उन्हें ये विश्वास हुआ कि मैं भी कर सकता हूँ। और फिर देखा कि देखो, मालती की बेल पर एक कविता की रचना हुई है और मालती की बेल भी देख ली। तो उस दृश्य को देख करके लेखक को लगा कि इस प्रकार के दृश्यों पर मैं भी कविता रचना कर सकता हूँ। तो धीरे धीरे उसमें ये विश्वास बढ़ने लगा कि मैं भी कविता रचना कर सकता हूँ। ये सब कुछ अनजाने में ही होता रहता था, यानी कोई सोच समझ करके, कोई विचार करके, कोई योजना बनाकर नहीं करता था कि मैं वो दृश्य देखूंगा फिर कविता रचना करूंगा। बस रोजमर्रा के जीवन में वो दृश्य देखा, वो मालती की बेल देखी, उन कवि की वो कविता पढ़ी, तो लेखक को लगा कि मैं भी इस प्रकार के दृश्य देख करके कविता रचना कर सकता हूँ। भैंस चराते चराते मैं फसलों पर, जंगली फूलों पर तुकबंदी करने लगा, कविता के शब्द, वाक्यांश, वाक्य जोड़ने लगा।
उन्हें जोर से गुनगुनाता भी था और मास्टर को दिखाने भी लगा। कविता लिखने के लिए खीसा में, यानी अपने वो धोती बांधते वहाँ पर, खीसा में कागज़ और पेंसिल रखने लगा कि तुरंत कोई शब्द, कोई वाक्यांश, कोई वाक्य कविता के दिमाग में आए तो उन्हें तुरंत ही उस कागज़ पेंसिल पर लिख लेते थे। कभी वह न होते, यानी कागज़ पेंसिल, तो लकड़ी के छोटे टुकड़े से भैंस की पीठ पर रेखा खींचकर लिखता था। तो यदि कभी कभी उनके जेब में कागज़ पेंसिल नहीं हो तो कोई लकड़ी के टुकड़े से भैंस की पीठ पर भी खरोच करके लिख देते थे। या पत्थर की शिला पर, कोई बड़े पत्थर का शिला हो, चौका हो पत्थर का, तो उस पर कंकड़ से लिख लेता। जब कंठस्थ हो जाती तो पहुँच देता। किसी रविवार के दिन एकाध कविता बन जाती तो सोमवार के दिन मास्टर को दिखाता। अब देखो, इनके यहाँ पर इनकी कविता रचना करने में रुचि थी, तो साथ ही साथ अध्यापक महोदय भी इनसे अपनत्व रखते थे। तो उनको कविता रचना करते तो तुरंत ही अध्यापक को दिखाते और अध्यापक उसमें कुछ कमी होती है तो वह बताते और उसे प्रोत्साहन देते, उसे शाबाशी देते। तो इनका मन और करता कविता रचना करने के लिए। बहुत बार तो सवेरा होने तक का धीरज छूट जाता और मैं रात को ही मास्टर के घर जाकर कविता दिखाता। वे उसे देखते और शाबाशी देते। और फिर कभी कभी तो कविता के शास्त्र पर पूरी महफिल हो जाती। महफिल मतलब बातचीत होती, लंबी चर्चाएं चलती है कि कविता रचना किस प्रकार की जानी चाहिए, उनमें किस प्रकार के लय, यति गति, अलंकार, छंद, इनका प्रयोग किया जाना चाहिए। तो इनके पर खूब बड़ा विचार विमर्श हो जाता। बोलते बोलते मास्टर बताते कवि की भाषा कैसी होनी चाहिए, संस्कृत भाषा का उपयोग कविता के लिए किस तरह होता है, छंद की जाति कैसे पहचाने, उसका लय क्रम कैसे देखें, अलंकारों में सूक्ष्म बातें कैसी होती हैं, अलंकारों का भी एक शास्त्र होता है, कवि को शुद्ध लेखन क्यों करना जरूरी होता है, शुद्ध लेखन के नियम क्या हैं, आदि अनेक विषयों पर वे सहज बातें बताते रहते कि किस प्रकार छंदों का, किस प्रकार अलंकारों का और किस प्रकार कवि को शुद्ध भाषा का प्रयोग करना चाहिए, किस प्रकार कवि संस्कृत भाषा के शब्दों का प्रयोग कर सकता है। हिंदी में तो संस्कृत भाषा, जैसे तत्सम शब्द होते हैं ना, वे संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं। तो उन शब्दों का हिंदी में या फिर मराठी में किस प्रकार प्रयोग किया जाए। तो इस प्रकार की बातें अध्यापक महोदय लेखक को अपने घर पर बताते रहते थे। आगे देखो, मुझे उनके प्रति अपनापा अनुभव होता। अपनापा मतलब प्रेम, अपनत्व है, जैसा कोई अपना ही व्यक्ति है, विशेष व्यक्ति है। वे मुझे पुस्तक देते, अलग अलग प्रकार के कविता संग्रह देते, अलग अलग कवियों की जो कविता संग्रह हैं उसको पुस्तकें लेखक को देते ताकि वह पढ़ करके उनसे सीख सके कि इस कवि ने किस प्रकार की पुस्तक रचना, वो कविता रचना की है, तो इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं, किस प्रकार उन्होंने छंदों अलंकारों का प्रयोग किया है। तो ये उसमें भी देखते, पढ़ते और फिर अपनी कविताओं में उसमें कुछ सुधार करते। उन्होंने कई नई तरह की कविताएं सुनाई तो लगा इस ढर्रे पर, यानी इस रीति पर, इस तरीके से मैं भी कविता बनाऊं। फिर तो सारे दिन उस दिशा में मेरी कोशिशें चलती, यानी कोई नई कविता में कोई नया प्रयोग देखा, उसको पढ़ा, समझा, तो लेखक को लगता कि इस नए तरीके पर, कविता के इस नए प्रयोग पर मैं भी कविता रचना कर सकता हूँ। और फिर सारे दिन दिमाग में वही उधेड़ चलती है कि इस प्रकार कि नए प्रयोग में मैं कविता में किस प्रकार शब्दों का प्रयोग कर सकता हूँ। इन बातों से मैं सौंदर्यकर मास्टर के बहुत नज़दीक पहुंच गया और जाने अनजाने मेरी मराठी भाषा सुधरने लगी, क्योंकि वे मराठी भाषा के शिक्षक थे। तो उनसे मराठी में बातें करते या उनमें मराठी में ही कविता रचना की सलाह देते, तो उसमें धीरे धीरे सुधार होने लगा। उससे लिखते समय मैं बहुत सचेत रहने लगा। सचेत मतलब सावधान रहने लगा कि इसमें कोई गलती न हो।
अलंकार, छंद, लय आदि को सूक्ष्मता से देखने लगा। बहुत ही सूक्ष्मता यानी गंभीरता से, बारीकी से देखने लगा कि इसमें कोई गलतियां न हो, अलंकारों में, छंदों में, फिर इसकी लय में कोई गलतियां न हो। शब्दों का नशा चढ़ने लगा और ऐसा लगने लगा कि मन में कोई मधुर बाजा बजता रहता है। तो शब्दों का नशा मतलब शब्दों से खेलने लगे, क्योंकि उनके जो अध्यापक महोदय थे वे नए नए कवियों की अनेक प्रकार की काव्य रचना लेखक को उपलब्ध करवाते। उसको पढ़ते तो उनको पढ़ करके लेखक के मन में भी ये होता कि इस प्रकार की काव्य रचना मैं भी कर सकता हूँ, और उन शब्दों से खेलने लगते। तो यहाँ पर शब्दों का नशा चढ़ता है, मतलब शब्दों से वे संघर्ष करते। संघर्ष करना का अर्थ होता है जूझना। तो इस प्रकार हमें ये इस उपन्यास अंश में देखते हैं कि लेखक आनंद यादव ने किस प्रकार अपने बचपन में संघर्ष करते हुए साहित्य के क्षेत्र में अपना स्थान बनाया। ये मराठी भाषा में उपन्यास लिखी हुई है और इसका अनुवाद केशव प्रथमवीर ने किया है। हिंदी में अपना अनुवाद किया, ये केशव प्रथमवीर ने किया है। और इस उपन्यास में लेखक को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इस उपन्यास लेखन पर। तो आज अपना ये अध्याय पूरा हो गया है। कल इस अध्याय के प्रश्न उत्तर मैं आपको भेज दूंगा। धन्यवाद।